सह लेता है सर्दी बारिश घाम, बेफिक्री से कभी नहीं करता वो आराम। उसे आस बस राम से मेहनत जिसका ईमान, अन्नदाता कहलाता है ये हमारा किसान। हमारे किसान भाइयों की मेहनत, लगन और ईमानदारी को हम हृदय से नमन करते हैं और साथ ही करते हैं स्वागत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ चंचल। नमस्कार किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे प्रगतिशील पुरस्कृत किसान से जिन्होंने उद्यानिकी में नवाचारों को अपनाकर ना सिर्फ अच्छी आमदनी हासिल की है, ना सिर्फ अपना मुकाम हासिल किया है, बल्कि दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा बन रहे हैं। मगर उससे पहले कार्यक्रम में अभी समय है जानने का खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में मानसून की एंट्री, किसानों के चेहरे खिले, सोयाबीन उत्पादन तकनीक का काश्तकारों को प्रशिक्षण और खेतों का समतलीकरण आवश्यक कार्य। राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो चुका है। मानसून ने झालावाड़, कोटा, भरतपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश किया है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो गया है। प्रदेश में भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया है। मौसम विभाग की माने तो भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश में इस बार देरी से मानसून आने की भविष्यवाणी की जा रही थी, पर समय से मानसून ने प्रवेश किया है। पिछले साल प्रदेश में 30 जून को मानसून का प्रवेश हुआ था। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पूरे राजस्थान में 2 से 3 दिन में सक्रिय हो जाएगा। जानकारों के अनुसार इस बार मानसून सामान्य रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में आई पूर्वी हवा ने मानसून को गति दी है। मानसून के प्रवेश के साथ ही किसानों के चेहरे खिल गए हैं और खरीफ बुवाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा संस्थागत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कर किसानों को सोयाबीन उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 30 महिला किसानों ने और पुरुष किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ द्वारा संस्थागत कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संबलपुरा, रघुनाथपुरा और रतिचंद जी का खेड़ा आदि के 30 काश्तकारों को सोयाबीन उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर रतनलाल सोलंकी ने किसानों को सोयाबीन की फसल की उन्नत किस्में, समन्वित पोषक तत्व की कमी के लक्षण और कमी को दूर करने के उपाय के साथ ही मृदा परीक्षण तकनीक की जानकारी दी। उन्होंने जिप्सम का प्रयोग, जैविक खाद का उपयोग, भूमि सुधार और बीजोपचार आदि का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम सहायक दीपा इंदौरिया ने मोटे अनाज का उपयोग, प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी। संजय कुमार धाकड़ ने सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण की जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों को केवीके फार्म का भ्रमण कराया गया और प्रशिक्षण में 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अधिक उत्पादन और पानी की बचत के लिए खेतों का समतलीकरण आवश्यक कार्य है। इससे 30 से 40% तक सिंचाई के लिए पानी की बचत हो सकती है। किसान भाइयों, खेतों के समतलीकरण खेती के लिए फायदे का काम है। खेत को समतल करने से 15 से 20% तक फसलों का उत्पादन बढ़ता है। वहीं सिंचाई के पानी की 30 से 40% तक बचत होती है। परंपरागत मांझे से खेत का समतलीकरण आसान होता है। समतलीकरण करने से पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। भरतपुर कृषि कॉलेज के डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि खेत में ढलान और ऊबड़ खाबड़ होने से सिंचाई अथवा बरसात का पानी निचली जगहों पर भर जाता है। इससे उस जगह पर फसल गल जाती है। समतलीकरण करने से पूरे खेत में पानी एकसार पहुंचता है। खेत का एक बार समतलीकरण करने से हमेशा के लिए लाभ होता है। काश्तकारों को कुम्हेर के कृषि फार्म को भ्रमण कराकर समतलीकरण के लाभ को समझाया गया। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 30 से 40% भूमि असमतल होने से फसल उत्पादन प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाइयों को अधिक उत्पादन और पानी बचाने के लिए
खेत का समतल करवा लेना चाहिए। हमारे किसान साथियों को अपने जिन्सों के अच्छे भावों का हमेशा से इंतजार रहता है, क्योंकि इसी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। बाजरा अलवर की मंडी में 1850, बाड़मेर की मंडी में 2325, भरतपुर की मंडी में 2180, दौसा की मंडी में 1968 और जोधपुर की मंडी में बाजरा के भाव 2600 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। जौ भीलवाड़ा की मंडी में 1800, कोटा की मंडी में 1872, श्रीगंगानगर की मंडी में 1900, टोंक की मंडी में 1720 और दौसा की मंडी में जौ के भाव 1731 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। गेहूं बीकानेर की मंडी में 2250, हनुमानगढ़ की मंडी में 2316, कोटा की मंडी में 2465, सवाई माधोपुर की मंडी में 2245 और बारा की मंडी में गेहूं के भाव 2551 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। सरसों भरतपुर की मंडी में 5001 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में 4840, सवाई माधोपुर की मंडी में 4920, धौलपुर की मंडी में 5100 और बूंदी की मंडी में सरसों के भाव 5150 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। मूंग प्रतापगढ़ की मंडी में 7551, जोधपुर की मंडी में 7200, हनुमानगढ़ की मंडी में 7805, बूंदी की मंडी में 7250 और बारा की मंडी में मूंग के भाव 7276 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, आइए देखते हैं प्रदेश के मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो गया है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर तेज बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में राज्य के अधिकांश जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कोटा भरतपुर संभाग के जिलों में 27 से 29 जून के बीच कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। कोटा का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री। जोधपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। अजमेर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री। उदयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अंत में बीकानेर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। वो जो संघर्ष की राहों पर चलकर नई इबारत लिखते हैं, उनसे जाने सफ़र था कैसा, आओ उनसे मिलते हैं। संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए खेती बाड़ी में नवाचारों को अपनाकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रगतिशील पुरस्कृत किसान आज हमारे साथ हैं झालावाड़ जिले के बालमुकुंद डांगी। इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी, इनकी कृषि यात्रा के बारे में। किसान की बात किसान के साथ में। डांगी साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। स्वागत है। राम राम। जैसा कि हम आपके जीवन वृत्त के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कृषि यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल जो मन में उठता है, बालमुकुंद डांगी कौन है, उनका जीवन कैसा रहा है, शिक्षा कैसी रही है और कैसे खेतीबाड़ी में उद्यानिकी में उनका रुझान बढ़ा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, पढ़ाई मेरी 8वीं तक है। घर परिवार में बड़ा था तो पढ़ाई मेरी 8वीं तक है। फिर पढ़ाई छोड़ दे, जैसे खेतीबाड़ी का काम संभाला तो धीरे धीरे जानकारी नहीं थी, तो अपने दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम आते हैं और कृषि नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ का कृषि विभाग वानिकी महाविद्यालय, वहाँ से समय समय पर ट्रेनिंग लेकर वहाँ से जो कृषि की यात्रा है वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। तो वहाँ से शुरुआत हुई तो शुरू से ही मैंने ट्रेनिंग ली। फिर बाज़ार में देखा कि धीरे धीरे साल 2 साल तो खेती की तो कुछ बगड़ा भी, कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदा भी हुआ। फिर धीरे धीरे बाज़ार का भी अनुभव करना पड़ा, क्योंकि खेती के साथ साथ आज का समय है सबसे बड़ा बाज़ार।
क्योंकि उत्पादन तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपका उत्पाद आपके नज़दीकी या जहाँ इस मंडी में आप बेच रहे हो वहाँ पर बिकेगा नहीं तो उसको कैसे खपत होगी। तो आप सबसे बढ़िया है कि पहले बाज़ार और वहाँ की मंडी के हिसाब से आप उत्पादन करेंगे तो वही कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मंडी में लेके जाएंगे तो ज़्यादा मुनाफा किसान को हो सकता है। डांगी साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और दो शब्दों का आपने उपयोग किया, एक प्रशिक्षण और एक बाजार की समझ। सबसे पहले बात करते हैं प्रशिक्षण की। एक नए किसान के लिए या यूं कहें प्राकृतिक खेती करने वाला किसान जब नवाचारों की तरफ आता है तो उसके लिए किस तरीके से ज़रूरी है प्रशिक्षण और किस तरह लेना चाहिए, ये भी बताइए। अभी तो जो समय है ये बहुत सारे अपना दूरदर्शन है, जो भी प्रोग्राम आते हैं, मोबाइल है, लेकिन प्रशिक्षण अगर बिना जानकारी के कहीं पर भी आप कुछ चीज़ बोलोगे तो वहाँ पर किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो प्रशिक्षण ले, जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसका अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले। प्रशिक्षण लेने के बाद किसान उस चीज़ को करे और नज़दीकी जो अपने मंडी है जहाँ पर जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर या जयपुर भेजना है, कौन सी नज़दीकी है अपने राज्य का किसान और कौन सी मंडी नज़दीक है, उस मंडी के हिसाब से कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अगर खेती करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। और कौन सी चीज़ लेके जानी है उस समय उसको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाज़ार की डिमांड के हिसाब से उत्पादन करेगा तो ही किसान का जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है। वरना देखते हो आप ऑफ सीजन में सब्जियां वगैरह बहुत सस्ती हो जाती। अपने यहाँ पर क्या इतना ज़्यादा, जैसे ऑफ सीजन में विदेशों में तो क्या होता है वहाँ पर सब्जियों को स्टोर कर लेते हैं, उसका सॉस बना लेते हैं, चिप्स, लेकिन अपने यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। तो उस किसान को बाज़ार की डिमांड के हिसाब से सब्जी उत्पादन करके बाज़ार में बेचना चाहिए। जो भी फसल है, सब्जी है, चाहे तरबूज है, खरबूज है या लौकी है, गिलकी, जो किसी भी क्षेत्र में है, तभी जाके किसान को फ़ायदा में ज़्यादा मिलेगा। जी डांगी साहब, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आपने अनाज या दालों की खेती से ज़्यादा उद्यानिकी पे ध्यान दिया है। कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं, फूलों की खेती है, मसालों की खेती पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो क्यों आपका रुझान उद्यानिकी में आया और उद्यानिकी और जो आम खेती है अनाज की या दालों की, उसमें क्या अंतर है? क्या ज़्यादा मुनाफा उद्यानिकी में होता है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, उद्यान की जो फसलें हैं, जो आम फसलें हैं, वो किसान को सिर्फ सीजन में 2 ही बार मिलेगी, क्योंकि बरसात में और सर्दी में 2 ही बार मिलेगी। और उद्यान की फसल ऐसी है सब्जियां कि किसान को 12 ही महीने, क्योंकि किसान को ज़रूरत भी तो 12 महीना है ना, उसका खर्च 12 महीना जाएगा, तो उसके हिसाब से किसान को ज़रूरत भी पैसे की 12 महीना रहेगी, क्योंकि खेती का खर्च है या जो पढ़ाई लिखाई का घर का खर्च है, तो उस हिसाब से किसान को 12 महीने पैसे की ज़रूरत है। तो किसान को लगभग डेली इनकम चाहिए, उसी प्रकार की सब्जी करना चाहिए, तभी जाके तो उन फसलों के लिए आया कि भाई हमारे पास तो जैसे 2 फसल बोते थे तो 2 बार पैसे आते थे, अब 2 बार पैसे आने में तो हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो हमने सोचा कि डेली की आय कहाँ से लाएं, तो उद्यान की फसलों के ऊपर हमको आना पड़ा, तभी जाके हमारा उद्यान की फसलों की तरफ ध्यान हुआ और उनसे आय भी बढ़ी हमारी और उससे फ़ायदा भी हो रहा हमको। जी डांगी साहब, बात करें कि किस तरीके से उद्यानिकी की हम बात कर ही रहे हैं, मसाला फसलों की आपने बात कही थी कि हम मसाला फसलों पर भी जा रहे हैं, तो मसाला फसलों से कितना लाभ काश्तकार को हो सकता है और किस तरीके से मसाला फसलों से उन्नत खेती और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, ये बताइए। देखो, मसाला फसलें भी बहुत अच्छी है और मसाले की आजकल डिमांड भी अच्छी है हमारे यहाँ। राजस्थान में जो हमारा धनिया की और कलौंजी की एक अलग ही पहचान है, जीरा भी हमारा राजस्थान का, लेकिन मसाला के अंदर हमारा जो क्षेत्र है धनिया और कलौंजी का है। तो मसाले की डिमांड लगभग हमारे यहाँ से विदेशों में भी अच्छी डिमांड जाती है मसाला की, तो मसाला से भी हमको अच्छी इनकम हो सकती है, लेकिन हम वो सिर्फ हमको रबी जो हमारा सर्दी का मौसम है उसी में मिल सकती, वो भी करते हैं हम थोड़ी थोड़ी। जैसे हमें खेती को बांट रखा है हमने, जो हमारी ज़मीन है 2 बीघे में क्या लगाते हैं, 2 बीघे में क्या लगाते हैं, उस हिसाब से लगाते हैं अलग अलग, तब जाके हमारी आय में हो सकता है एक फसल में हमको घाटा लग जाए तो दूसरी फसल हमारी पूर्ति कर दे। इस हिसाब से हमको हर फसल लेकर चलना पड़ेगा। किसान का जो खेत है उसको जैसे 5 बीघा है या 10 बीघा है तो अलग अलग पार्ट में बांटेंगे हम, उस हिसाब से हम खेती करेंगे, तभी जाके एक खेती में अगर घाटा हो गया तो दूसरी फसल में हमको फ़ायदा हो जाएगा। जी डांगी साहब, बात करें, आपने कहा कि अगर 5 या 10 बीघा का खेत है तो आपको श्रेणी वाइज उसमें खेती करनी चाहिए, सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे वो किसान जिनके पास कम ज़मीन है, अगर वो अपनी उद्यानिकी में अच्छे से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, बताइए। देखो, जो छोटे किसान हैं, अगर कम ज़मीन है तो उस किसान को तो ज़्यादातर उसकी
क्योंकि किसान को सब्जी उत्पादन करके सब्जी बाज़ार में खुद बेचना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली भी है, उसके पास तो वो खेत संभाल लेगी और वो बाज़ार संभाल लेगा। तो किसान को उस हिसाब से सब्जी ही करना चाहिए ताकि उसको सब्जी में डेली इनकम हो जाए। जैसे 1 एकड़ ज़मीन है, वो अगर सब्जी करेगा तो डेली को उसका परिवार को कहीं दूसरी जगह रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। पानी पर्याप्त, अब क्योंकि हमारे पास संसाधन है, पानी है, तो उससे सब्जी करेगा तो उसको खुद बेचेगा, तोड़ेगी भी खुद मेहनत करेंगे तो उसको डेली के बाज़ार से पैसे मिलेंगे, तो उसकी आय में भी वृद्धि होगी, वो दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। इस हिसाब से किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी डांगी साहब, आपने कहा कि जो छोटा किसान है उसे पानी के हिसाब से भी अपनी खेती करनी चाहिए और बाज़ार के हिसाब से भी। हमारा प्रदेश राजस्थान, जहाँ पे पानी की कमी रहती है, ऐसे में सिंचाई की उन्नत तकनीकों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। झालावाड़ क्षेत्र में पानी की स्थिति अच्छी है, संतोषजनक है। ऐसे में क्या नवाचारी सिंचाई संसाधनों को अपनाकर किसान और ज़्यादा अच्छी अपनी खेती को कर सकता है, बताइए। देखो, हमारे जो झालावाड़ ज़िले में सिंचाई का, जो राजस्थान का पहले कहा जाता था कि चेरा पूंजी भी है, बारिश अच्छी होती थी, पहले स्टॉक डैम नहीं थे, अब तो सरकार की तरफ से चेक डैम, स्टेक डैम बहुत सारे बना दे। वाटर लेवल हमारी बहुत अच्छी है, पानी हमारा मीठा है, लेकिन पानी का सदुपयोग करना, जो ड्रिप इरिगेशन है, मिनी स्प्रिंकलर है, और उन्हीं से जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है आज की जो हमारी, और मल्चिंग द्वारा, तो उन पे हम खेती करेंगे तो ही हमको पानी की बचत बहुत ज़्यादा होगी ना। अगर ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो एक तो आदमी को पिलाने की मेहनत ख़त्म हो जाएगी, मोटर का दे देगा, वहीं से उसका जो फर्टिगेशन चाहिए वो घुलनशील वहीं से खाद दे देगा, और खरपतवार का दिक्कत नहीं रहेगी, और सारी समय की बचत हो जाएगी किसान की। पानी की तो 70% बचत है, जो गवर्नमेंट का जो अभी मिशन चल रहा है पानी की बचत, तो हम जो मिनी और ड्रिप, इसी के जरिए हम खेती को पानी बचा सकते हैं। वरना ऐसे खुला पानी छोड़ देंगे तो आने वाले समय में पानी का क्या हाल होगा, उसके ऊपर भी तो अपन को लेके चलना है। इस पर तो पानी की बचत होगी तभी जाकर हमारा फ़ायदा होगा। जी डांगी साहब, फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं, आपने सरकार का भी जिक्र किया। ऐसे में खेती बाड़ी को या उद्यानिकी को उन्नत बनाने के लिए किसान सरकार की तरफ भी देखता ही है। सरकार से क्या मदद मिलनी चाहिए, कृषि विभाग से क्या मदद किसान को मिलनी चाहिए कि उसकी खेती उन्नत हो, ये भी बताइए। देखो, सरकार की तरफ से जो छोटा किसान है, अपना ड्रिप पे भी अनुदान है और इस पे भी है अनुदान, तो दे रही सरकार, लेकिन कुछ जैसे पोली हाउस है, इन चीज़ों पे बिल्कुल 0 जो अनुदान दे रखे। जैसे 1 एकड़ का फार्मर है, किसान है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो पोली हाउस लगाने जाएगा तो 1 एकड़ का 20 लाख रुपए का आज का खर्चा आ रहा। अब वो 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? 20 लाख रुपए 1 एकड़ वाला किसान को मुश्किल ही नहीं हो सकता। तो अगर छोटे किसानों की तरफ सरकार को, भारत सरकार है और राज्य सरकार को ध्यान देकर इन चीज़ों पे अनुदान देना चाहिए समय पर, और इन पर अनुदान बढ़ाया जाए ताकि सुरक्षित खेती करेंगे किसान तो उनकी आय में वृद्धि होगी, और अपने यहाँ पे आय में वृद्धि होगी, और ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उनको विदेश भेजेंगे तो सरकार को भी उससे मुनाफा होगा। लेकिन जब तक उन पे पोली हाउस पे सब्सिडी 10 लाख रुपए लगते हैं अभी 2000 स्क्वायर फीट के पोली हाउस पे, तो उस पर बढ़ाना चाहिए। सुरक्षित खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सरकार को, ताकि किसान की आय में वृद्धि हो जाए। इस पर बजट बढ़ाकर इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ड्रिप और इस पर मिनी पे तो अनुदान दे ही रही है सरकार, लेकिन किसान को जागरूक भी होकर उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तभी किसान, देखो दोनों का, सरकार और किसान का तालमेल नहीं बैठेगा तो फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो सरकार दे रही, उसको लेकर उसको अपनाए तभी जाके फ़ायदा हो सकता है। आज से जो शुरू में हम खेती लगे थे, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर को जानते नहीं थे, लेकिन अब जो समय है हम उनको जब अपनाने लगे तो वाकई में हमको लगा कि हमारा फ़ायदा है उसमें। जो पहले गवर्नमेंट कह रही थी, लेकिन अब हम अपना रहे हैं तो हमको लगा कि फ़ायदा, हमारा समय बचत हो रहा। हम वहीं से एक ही जगह से पानी पिला देते हैं ड्रिप से, और जो भी खाद चाहिए हम घुलनशील दे सकते हैं, और हर चीज़ खरपतवार का फ़ायदा हो सकता है। इस प्रकार से हमको फ़ायदा हो जाता है। डांगी साहब, ये तो हमने जाना मोटे मोटे तौर पर कि किस तरीके से खेती करनी चाहिए, किसान को किस तरीके से जागरूक होना होगा, सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है। बात करें बाल मुकुंद डांगी साहब के खेत पर क्या क्या उपज रहा है, किस तरीके से आप खेती में नवाचारों को अपना रहे हैं और किस तरीके की श्रेणीबद्ध तरीके से खेती आप कर रहे हैं, दर्शकों को बताइए। देखो, खेती में अभी जो मैं, बरसात का समय है और किसान, अभी जो मेरे पास, अभी तो मेरे पास जस्ट तरबूज लगा था। तरबूज मैंने बाद में लगाया था ताकि बाज़ार डिमांड के हिसाब से, तो वो ख़त्म हुआ। और अभी जो का समय है मेरे पास खीरा लगा रखा है ओपन में, और फूलों की खेती है, और वापस तरबूज भी लगाएंगे।
और कुछ हल्दी भी लगा रखी है। तो ये चीज़ें मैंने अभी तैयारी इनकी चौपाई कर भी दी है, कुछ चीज़ों की अभी बरसात होने वाली कर भी रहे हैं, बाकी खेत में सोयाबीन की। लेकिन जो हमारी वेजिटेबल है, फूलों की खेती में आप देखते हो कि जो फूलों की डिमांड 12 महीना रहती है, और अभी जो सावन महीना आएगा, त्योहारों का सीज़न आएगा, फूलों की डिमांड अच्छी रहेगी। तो उस हिसाब से चुनाव करके मैंने फूलों की खेती, बरसात में मैं फूलों की खेती करता हूँ, ताकि बाज़ार फूलों का अच्छा मिलता है और एक खाद बीज सब कम लगता है। और ख़ासकर फूलों जो गेंदा करते हैं तो उससे खेत के अंदर जो नेमाटोड है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो उससे फ़ायदा मिलता है हमको। और खाद का काम भी करता है फूलों, तो फूलों से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खाद की बात आपने की है और हम लोग अपने कार्यक्रम में बार बार ये बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए, जैविक खाद को अपनाया जाए। तो आपके खेत में किस तरीके की खाद का उपयोग होता है, बताइए। देखो, प्राकृतिक खेती की बात करें तो जो भी खरपतवार है हमारा खेत का, उसको वहीं पर दबा देते हैं, ताकि उसके जो एक तो वहाँ पर वो खाद को हम उसको जलाते नहीं, उसको वहीं पर दबा देते हैं, इकट्ठा करके गड्ढे में डालकर सड़ाकर उसको वापस खेत में। और जो फसलों के अवशेष रहते हैं उनको वहीं पर रोटावेटर से मिक्स कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा उनको ज़्यादा मिट्टी में दब जाए, तो वो प्राकृतिक खेती में अपना उससे बढ़कर वो जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो बढ़ेगी। जो अवशेष दबाएंगे तो उससे हमको फ़ायदा हो जाता है। और वर्मी कंपोस्ट का यूज तो करते हैं खेतों में, गोबर की खाद का यूज, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा फायदेमंद है। जी डांगी साहब, अब बात करें चलते चलते हमारे काश्तकार भाई बहनों से, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक उन्नत किसान, एक नवाचारी किसान बनने के लिए किस तरह उन्हें कदम बढ़ाना चाहिए, बताइए। देखो, जो उन्नत किसान की बात करें, नवाचार की बात करें, तो सबसे पहला काम तो है कि किसान खेती करने, जो भी पढ़ा लिखा युवा आज की तरफ खेती में आ रहा, तो बिल्कुल आइए, स्वागत है खेती की तरफ। सबसे पहले जागरूकता, उसको ज्ञान लेना चाहिए फसल का। जैसे बहुत सारे आज के ज़माने में तो प्रोग्राम बहुत सारे अपने भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं कृषि के ऊपर, डीडी राजस्थान पे है या डीडी किसान चैनल पे या आकाश, तो उनको चुनना चाहिए, ताकि उसको समय समय पर एक तो उस वहाँ से ज्ञान मिलता जाए। दूसरा, जानकारी नज़दीकी, आपके नज़दीकी ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग जो भी है, वहाँ से संपर्क करके भी वो जागरूक, फिर वो उसको कहीं जो किसान इधर उधर जो अच्छे कर रहे हैं उनके खेत में जाके देखे, वहाँ पर सीखे, तभी जाके उसको वहाँ से सीखेगा तो उसको ज़्यादा, क्योंकि एक तो रहेगा किताबी ज्ञान और एक प्रैक्टिकल। तो जहाँ पर डायरेक्ट अगर किसान से संपर्क करेगा, जो अच्छे किसान हैं, तो उनसे संपर्क करेगा तो ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा कि खेती उसको किस प्रकार से करना, और धीरे धीरे वो खेती की तरफ, प्रगतिशील किसान की तरफ आ जाएगा। डांगी साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जब हम प्रायोगिक तरीके से किसी चीज़ को सीखेंगे, करके देखेंगे, तो हमें प्रगतिशील किसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाल मुकुंद डांगी झालावाड़ जिले से आए और बहुत अच्छी जानकारी अपने जीवन वृत्त के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि बाल मुकुंद डांगी से मिलकर आप भी उद्यानिकी में कुछ नया करने के लिए प्रेरित ज़रूर हुए होंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत और लगन से करते हम नित नए सृजन, किसानों का सच्चा साथी सदा रहेगा कृषि दर्शन। लेकिन आज जानकारियाँ बस इतनी ही। दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।